मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और खुश होंगे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एडू ज्ञान, जहाँ आप सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि सीखते भी हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव गॉट समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 10th, as you all know, because by seeing our previous part of chapter number 8, this is part 3 from natural resources. Students, आप सभी ने मेरे पिछले बनाए हुए 2 पार्ट्स देखे और उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में भी आए होंगे। इस पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम चर्चा करने वाले हैं उन कुछ पॉइंट्स की जो चैप्टर नंबर 8 में बाकी रह गए हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपका एजुकेटर गौरव आर्धनिक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन के आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको भविष्य में भी मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज में हमने सबसे पहले मीनिंग देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर हमने उसके टाइप्स देखे कि देयर आर मैनी नंबर्स और मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन अर्थ, और उन सारे टाइप्स में से एक हमने जो सबसे ज़्यादा पढ़ा है जो वो है सॉइल। सॉइल के बारे में हमने सॉइल फॉर्मेशन के बारे में देखा कि कैसे सॉइल फॉर्म होती है। फिर हमने उसके टाइप्स देखे, ठीक है। फिर अंत में हमने देखा सॉइल इरोजन। तो अभी तक हम यहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सॉइल को इरोड होने से यानी सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे सॉइल इरोड होती है, सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में बात की थी कि बाय विंड यानी हवा के द्वारा भी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। एक बार हमारी डेफिनेशन को जल्दी से रिफ़्रेश कर लेते कि सॉइल इरोजन है क्या। सी, व्हेन सॉइल, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू विंड्स, एयर एंड एनी नेचुरल कैलेमिटीज़। मतलब क्या हुआ इसका दोस्तों कि अगर जो ऊपरी सतह है ज़मीन की वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बह जाती है या चली जाती है, किसके द्वारा? हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के द्वारा यानी नेचुरल डिज़ास्टर के कारण, तो हम ऐसी सिचुएशन को सॉइल इरोजन कहते हैं। आप सभी ने जो मेरे पिछले बनाए हुए 2 पार्ट देखे होंगे तो उसमें हमने बात की थी कि जो सॉइल होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है वो टॉप लेयर में पाई जाती है यानी टॉप मोस्ट लेयर पे। तो अगर ये सॉइल इरोजन होता है यानी ये कोई भी ज़मीन में टॉप लेयर अगर वो लूज़ कर देती है यानी वहाँ से अगर टॉप लेयर उड़ जाती है तो हम ये मान सकते हैं कि फिर वो ज़मीन ज़्यादा दिनों तक फर्टाइल नहीं रहेगी। जैसे कि आप ऊपर दी गई 2 पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे हवा, पानी और अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये बहुत ही जटिल समस्या है, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड 10th में ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन भी है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जितने भी चैप्टर आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स की जो सॉल्यूशंस हैं यानी मेजर्स हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे अभी नेचुरल रिसोर्सेस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको मेजर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर सॉइल के बारे में पढ़ा है तो सॉइल को ठीक कैसे करें। वैसे ही आप आने वाले समय में आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इससे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इन सब के मेजर्स क्या हैं, मेजर्स मीन सॉल्यूशन, वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मेजर्स तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यानी प्रॉब्लम के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए हमें मेजर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और बोर्ड में जो बोर्ड का पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें भी खासकर जो मेजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा होती है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम क्या मेजर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड।
ठीक है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी इस बारे में भी कि कैसे जो चरवाहे होते हैं वो अपने पशुओं को इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह चराने के लिए लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो ज़मीन होती है उसकी, ठीक है, वो लूज़ हो जाती है और जो प्लांट्स होते हैं जो पहले रूट्स की वजह से सॉइल को पकड़ के रखते हैं और वो होते नहीं हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग जो घास होती है वो खड़ जाती है और जो ऊपर की सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है। लूज़ हो जाती है मीन्स हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से आसानी से चलने वाली हवा और पानी अपने साथ इसे बहाकर ले जाती है। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन पहले पॉइंट में मिल जाएगा आपको कि अगर आप ओवर ग्रेजिंग को रोकें तो आप कुछ हद तक सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको बताता है प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन अ काउंटर मेथड ऑफ स्लोपिंग रीजन। खासकर स्लोपी रीजन मीन्स पड़ा, आपने देखा होगा पहाड़ की ढलान, ठीक है, ऐसी जगहों पर पहली बात तो हवा और पानी का ज़ोर तो है ही, उसके साथ साथ ग्रेविटी भी उसे अपने साथ नीचे लेके जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के कारण यानी ग्रेविटी के कारण जो सॉइल होती है, टॉप सॉइल होती है, वो बड़ी इजीली ज़मीन के नीचे आ जाती है, मतलब पहाड़ों से स्लोपी एरिया से नीचे खसक कर गिर जाती है, जिससे आपने लैंडस्लाइड्स भी देखे होंगे। इसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको काउंटर मेथड यूज़ करना है। काउंटर मेथड क्या होता है, इसे आप टेरेस फार्मिंग भी कह सकते हो। आपने देखा होंगे कि कैसे पहाड़ों में से बीच बीच में स्टेप्स की तरह, जैसे लैडर होती है, सीढ़ियाँ होती है, ठीक है, उसी तरह कि आप एग्रीकल्चर करिए। ठीक है, आने वाली कुछ स्लाइड्स में आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हम उसके कुछ पिक्चर्स देखेंगे। उससे पहले आगे बढ़ते हैं। प्लांट ट्रीज इन द फैलो लैंड। फैलो मतलब क्या हो गया? बैरन। बैरन मीन्स ऐसी ज़मीन जहाँ पर पेड़ पौधों का नामो निशान ना हो। ऐसी जगहों पे आपको ट्री प्लांटेशन करना है ताकि जो ट्रीज़ होंगे वो क्या होंगे, वो अपनी रूट से वहाँ की सॉइल को पकड़ के रखेंगे और टॉप सॉइल को लूज़ नहीं होने देंगे। उसके बाद चौथा और सेकंड लास्ट पॉइंट आपको बताता है कंस्ट्रक्टिंग ऑफ चेक डैम्स वेयर देयर आर द स्ट्रीम्स। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे 8.5 फिगर में कि ऐसे चेक डैम्स आप बना दीजिए, यानी छोटे छोटे गड्ढे करके आप बीच बीच में से पत्थरों को जमा दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ज़मीन की ऊपरी सतह यानी टॉप लेयर सॉइल होगी वो पानी के साथ या फिर हवा के साथ आसानी से बहेगी नहीं। और उसके बाद पांचवा और आखिरी पॉइंट आपको ये बताता है कि कल्टीवेट वेरी डीपली इनटू द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर एग्रीकल्चर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर ट्रीज़ और प्लांट्स लगाए जाएं, जिसकी वजह से जो गति है पानी की वो कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि पानी जो होता है वो एक, आपने देखा होगा, समतल ज़मीन पर यानी एक फ्लैट सरफेस पे बड़ी तेज़ी से बहता है। वहीं अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी या फिर जैसे चेक डैम्स होंगे या फिर वहाँ पर ट्रीज़ होंगे तो वो क्या होगा, वो इजीली फ्लो नहीं करेगा और उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो बच्चों, ये 5 मेजर्स हैं, ये 5 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सॉइल इरोजन को आप कैसे रोक सकते हो। तो ये 5 पॉइंट आप दिमाग में रखना। उसके बाद अब हम देख रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन। जैसे कि हमने पीछे काउंटर फार्मिंग की बात की थी यानी टेरेस फार्मिंग की बात की थी, ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलते हैं। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाना टू मेंटेन द क्वालिटी, ताकि क्वालिटी बनी रहे। सॉइल कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड इन द रिटेन ऑफ सॉइल पार्टिकल इन देयर ओरिजिनल प्लेसेस। यानी हम क्या चाहते हैं कि जो सॉइल है वो अपनी मूलभूत जगह यानी ओरिजिनल प्लेस को छोड़कर कहीं और ना जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट रेमेडीज़ आर यूज्ड। इसके लिए अलग अलग नुस्खे इस्तेमाल में लाए जाते हैं एट अ डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की या सिर्फ हमारे देश की समस्याएं नहीं, ये एक प्राकृतिक समस्या है, यानी ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। तो इसी नेचुरल प्रॉब्लम से दुनिया का हर देश डील कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, यानी उनकी लोकेशन के हिसाब से। यानी इफ़ द सॉइल इज़ नॉट कंजर्व्ड, अगर हम सॉइल इरोजन पर ध्यान नहीं देते हैं, हम सॉइल कंजर्वेशन नहीं करते हैं, देन देयर आर 10 चांसेस ऑफ फ्लड्स एंड एनहेंस ऑफ रिस्क अगेंस्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो क्या होगा भाई, जो चांसेस हैं फ्लड के, फ्लड आई होप सबको पता हो, बाढ़ के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो
ऐसी सिचुएशन के लिए हमें सॉइल कंजर्वेशन का करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, पहला फर्स्ट लेफ़्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सरफेस रन ऑफ वाटर। यानी आपने देखा है कि अगर सरफेस फ्लैट होगी तो पानी ऊपर से नीचे बड़ी तेज़ी से आ जाएगा, विच मीन्स फ्लो फास्टर ओवर द स्लोप्स। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दाएँ देख सकते हो कि वाटर हार्वेस्टिंग इज टेरेस स्लोप्स और मोस्ट वाटर इज स्टोर्ड विद इन। यानी अगर टेरेस बना दें हम, टेरेस मीन्स सीढ़ियाँ बना दें, लैडर, जैसे आपके घरों में सीढ़ियाँ आपने देखी होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि जो पानी होगा वो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और जो कुछ जगहों पे पानी क्या होगा, रुक भी जाएगा। सो वाटर हैविंग फास्टर फ्लो एट प्रोकुलेट्स लेस टू इन सॉइल। यानी अब क्या होगा कि जो पानी तेज़ी से नीचे बह गया है, ठीक है, वो सॉइल उसको पी नहीं पाएगी, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल शायद फर्टाइल ना भी हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टेरेस फार्मिंग करते हैं, काउंटर फार्मिंग करते हैं, तो पानी क्या होता है कि कुछ खंडों में बढ़ जाता है और नीचे उतरने से पहले वो जगहों पर रुक जाता है, जिससे जो ज़मीन होती है वो सीमित समय में उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और अपनी फर्टिलिटी को बनाए रखती है। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे टेरेस फार्मिंग, कैसे काउंटर फार्मिंग करके हम एग्रीकल्चर को भी बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ हमारी सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन को भी रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स, ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज की। उससे पहले सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन और टेरेस्ड फार्म्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन जो अभी हमने अभी देखा, एंड टेरेस्ड फार्म, ठीक है, कि हम कैसे टेरेस फार्मिंग करके और जो स्लोपी सरफेस है उसको डिवीजन करके हम अपने पानी को भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ हमारी जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसे भी हम रोक सकते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या बता रहा है दोस्तों, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ह्यूमन्स कंटेंट शुड बी एडेड इन द सॉइल विच इज़ लॉस्ट फर्टिलिटी। तो बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से जो लोग होते हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं दूसरी जगहों पर। ये आज से नहीं, ये ऐतिहासिक काल से होता आ रहा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन से डील करने का एक और तरीका ये भी है कि हम अगर सॉइल में जो सॉइल बैरन हो गई है, जिसमें कुछ उग नहीं रहा, ऐसी सॉइल को हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलिटी बनाने के लिए ह्यूमस कंटेंट उसमें ऐड करें। यानी हम उनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा मिलाएं। ठीक है, चाहे इसमें आप चारा कह लीजिए या फिर आप गाय का गोबर कह लीजिए, ठीक है, काउडंग कह लीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो और नेचुरली ऑर्गेनिक है और इससे खाद बनाकर, आप कंपोस्ट बनाकर, अगर आप इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को अच्छे से ज़मीन के नीचे आप गड्ढा खोद के डाल देंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, उसके अंदर ह्यूमस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे वो आने वाले समय में और भी फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर्स, तो आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन पर अब हम आ चुके हैं, जो कि है हमारा एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, सभी लोगों को अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने सजेशन ज़रूर रखिए। और एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिटेल क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, डिस्क्राइब इट्स यूसेजेस। यानी पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन 2 भागों में है। पहला भाग आपसे पूछ रहा है कि रिसोर्सेज क्या है और दूसरा भाग बोल रहा है कि उसके यूसेस क्या है। तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है आपको, सबसे पहले रिसोर्स की डेफिनेशन अच्छे से आपको लिख देनी कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद 2 एग्जाम्पल देने, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल होने चाहिए, और 2 एग्जाम्पल के बाद एटलीस्ट 3 यूसेस आपको उसके लिखने होंगे। ठीक है, यानी आपका जो आंसर है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलना चाहिए, बढ़ते क्रम में। ठीक है, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम देखें, व्हाट इज़ मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन, स्टेट द रेमेडीज़ ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आज ही हमने देखा अभी। ठीक है, वो पहले के 5 पॉइंट और ये 5 पॉइंट को मिलाकर अगर आप दोनों के साथ ये जो डायग्राम आपने देखा, ठीक है, टेरेस फार्मिंग का, वैसे तो आप 4 पोर्शन में था ये डायग्राम, बट आप 2 पोर्शन में भी बनाएंगे तो भी आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। यानी सेकेंड क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट्स दोनों लिखने
जो आपने इस लेक्चर में डिस्कस किए, प्लस 2 डायग्राम अगर आप बना देंगे सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो आपके जो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड में आपने देखा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसमें आपको डिनंडेशन से लेकर, ठीक है, द सॉइल फ्रॉम डिनंडेशन से लेकर उसकी अपर मोस्ट क्रस्ट तक कैसे सॉइल बनती है, ये पूरी प्रोसेस आपको लिखनी है और ट्राई करना है कि अगर आप इसका एक डायग्राम भी बना सकें। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एलुवियल और ब्लैक सॉइल के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमारा पार्ट 2 देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने कोशिश की है समझाने की एलुवियल और ब्लैक सॉइल के बारे में। देखिए, सॉइल आपके से जो भी पूछी जाए एग्ज़ाम में, आपको कुछ चीज़ें सभी सॉइल के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि हर सॉइल का कलर कैसा है, वो सॉइल की मेजर क्रॉपिंग कौन सी है, यानी कौन से क्रॉप्स जो है वो मेजरली बोए जाते हैं उसमें। तीसरा जो है कि उसे कैसा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको हर सॉइल के बारे में पता होनी चाहिए, और अंततः आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस स्टेट में पाई जाती है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रखिए, तो आप बेहतर तरीके से इन शॉर्ट नोट्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन आपको पता चला। अगर आप कंजर्वेशन याद कर लेते हैं तो प्रिवेंशन आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। माउंटेनियस सॉइल और डेजर्ट सॉइल को भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने एलुवियल और ब्लैक को किया था। इसके अलावा 4 MCQs हैं, और ट्राई करिए कि आप इन चारों MCQs को अपने आप सॉल्व करें। और ये एक एक्टिविटी है, कमेंट बॉक्स के अंदर इन चारों MCQs के बारे में सॉल्यूशन करके पोस्ट करिए, ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा है, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, क्योंकि अगले वीडियो में आपको इसके आंसर हम ज़रूर दे देंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है नेचुरल रिसोर्सेज, वो अब ख़त्म होता है, ठीक है। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अटेंशन। आई एम योर एडुकेटर साइनिंग ऑफ टुडे। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।